पहले तो हर कोई मुझे एक निकम्मा समझता था। हाई स्कूल के बाद मैं सिर्फ 150 नंबर लाया था और कॉलेज तो दूर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का सपना भी नहीं देख सकता था। मैं तो फैक्ट्री में नौकरी करने और मशीनों पर काम करने जा रहा था। लेकिन उसी दिन मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस विमान में मैं सफर कर रहा था वह अचानक पक्षियों के झुंड से टकरा गया। इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कप्तान समेत बाकी पायलट भी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। पूरे विमान में चीख पुकार मच गई और सबको लगने लगा कि अब बचना नामुमकिन है। तभी मैं अपनी सीट से उठा और सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़ गया। मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि मेरे पिता वायुसेना के पायलट थे और बचपन से मैंने उड़ान से जुड़ी ट्रेनिंग ली है, इसलिए अगर सब मुझ पर भरोसा करें तो मैं विमान को संभाल सकता हूँ। मेरी बात सुनकर एयर होस्टेस और सुरक्षा अधिकारी दोनों दुविधा में पड़ गए। आखिर एक स्कूल पास लड़के को सैकड़ों यात्रियों की जान सौंपना आसान फैसला नहीं था। पीछे बैठे मेरे पुराने सहपाठी और मेरी पूर्व प्रेमिका लियू रुयान ये सुनकर दंग रह गए। अभी कुछ मिनट पहले ही उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा था और कहा था कि हम दोनों की दुनिया अलग है। क्लास मॉनिटर शेन यान और बाकी दोस्त जो हमेशा मुझे बेकार और नालायक कहकर मजाक उड़ाते थे, अब डर से कांपते हुए चिल्लाने लगे कि मुझे कोई विमान के पास भी न जाने दे। सबको यकीन था कि 150 नंबर लाने वाला लड़का विमान उड़ाना तो दूर, शायद ठीक से अंग्रेजी के अक्षर भी न लिख पाए। उनकी नजरों में मैं सबको मौत के मुंह में धकेलने जा रहा था। इसलिए उन्होंने एयरलाइन स्टाफ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मुझे तुरंत मेरी सीट पर वापस भेजा जाए। लेकिन मैंने सबकी बात काटते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा कि अगर तीनों पायलट ईंधन खत्म होने से पहले होश में नहीं आए तो यह विमान या तो पहाड़ से टकराएगा या समुद्र में गिर जाएगा। उस समय कोई भी विमान को सुरक्षित नीचे नहीं उतार सकता था। मैंने साफ कहा कि अगर वे मरना चाहते हैं तो बस चमत्कार का इंतजार करते रहें, लेकिन अगर जीना चाहते हैं तो मुझे नियंत्रण संभालने दें। मेरी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए एयर होस्टेस भी चुप हो गई। तेज हवा, ऑक्सीजन की कमी और लगातार बढ़ते खतरे के बीच सभी की हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे सुरक्षा अधिकारी और केबिन क्रू को भी समझ आने लगा कि अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। पूरा विमान सन्नाटे में डूब चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो मुझे बेकार समझकर मेरी हर बात का मजाक उड़ाते थे और दूसरी तरफ मौत का बढ़ता खतरा था जो हर सेकंड करीब आ रहा था। आखिरकार एयर होस्टेस और सुरक्षा अधिकारी गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अब यह फैसला सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि पूरे विमान में बैठे हर इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। और उसी खामोश पल में जब हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था, मेरी तरफ उठती निगाहों में पहली बार डर के साथ साथ उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी दिखाई देने लगी। जब सबको समझ आ गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो विमान का गिरना तय है, तब सुरक्षा अधिकारी यूलिन ने मुझे बेहद गंभीर नजरों से देखा और पूछा, इस विमान में 119 लोग बैठे हैं, क्या तुम सच में इसे उड़ाना जानते हो? मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए। इतना कहकर मैं तेज बर्फीली हवा का सामना करता हुआ कॉकपिट की तरफ बढ़ गया। अब किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि यही आखिरी उम्मीद है। मुख्य पायलट की सीट पर बैठते ही मैंने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहना और गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। पिछले जन्म में मैं देश का एक ऐसा पायलट था, लेकिन इस हालत में मेरे लिए भी होश संभालना आसान नहीं था। रेडियो पर लगातार संदेश आ रहे थे, लेकिन जवाब देने का समय नहीं था। मैंने तुरंत विमान के सारे उपकरण, ऊंचाई, हवा की दिशा और उड़ान मार्ग की जांच शुरू कर दी। बाहर खड़े सुरक्षा अधिकारी ने जब मुझे इतनी आसानी से सारे कंट्रोल संभालते देखा तो उसे भी यकीन होने लगा कि मैं सच में विमान उड़ाना जानता हूँ। स्थिति बेहद गंभीर थी, इसलिए मैंने बिना देर किए एयरबस A319 की ऊंचाई तेजी से कम करनी शुरू कर दी। सामान्य हालात में पायलट धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। अचानक हुई इस तेज गिरावट से पूरे विमान में जबरदस्त झटके लगने लगे और यात्री डर से चीखने लगे। पीछे बैठे शेन यान और बाकी सहपाठी मुझे गालियां देने लगे। सबको लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ और हम सबको मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे और मुझे कोस रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सामने बैठा यह 150 नंबर लाने वाला लड़का अब वह पुराना चूचेन नहीं था, बल्कि पिछले जन्म का एक महान एयरफोर्स पायलट था जिसने हजारों हवाई मिशन पूरे किए थे और कई बड़े सम्मान हासिल किए थे। मैं पूरी एकाग्रता से विमान का रास्ता बदल रहा था। मुझे सिर्फ विमान की ऊंचाई ही नहीं संभालनी थी, बल्कि जहाज के बाहर फंसे घायल सह पायलट की जान भी बचानी थी और साथ ही अंदर बैठे 100 से ज्यादा यात्रियों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर थी। सामने बर्फ से ढके विशाल पहाड़ खड़े थे और जरा सी गलती पूरे विमान को पहाड़ से टकराकर खत्म कर सकती थी। रेडियो पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास जवाब देने का वक्त नहीं था। तभी मैंने अपने उपकरणों और आंखों से देखा कि लगभग 10 किलोमीटर आगे दो विशाल तूफानी बादल आपस में मिल रहे हैं। अगर ये दोनों बादल पूरी तरह जुड़ जाते तो उनके अंदर बनने वाले ओले और बिजली इस पहले से क्षतिग्रस्त विमान को टुकड़े टुकड़े कर देते। मैंने जहाज के बाहर आधा लटके हुए सह पायलट की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि वह थोड़ा और टिक जाए। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपनी जान दांव पर लगाकर उस खतरनाक तूफानी इलाके को पार करना। मैंने रडार पर आपातकालीन लैंडिंग एयरपोर्ट का स्थान तय किया और कंट्रोल स्टिक को मजबूती से पकड़ लिया। दो विशाल काले बादलों के बीच एक बेहद संकरी और लगभग नामुमकिन राह थी, जहां से निकलने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन उन 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे वही रास्ता चुनना पड़ा। अब यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी बाजी बन चुकी थी। पहले तो दोनों तरफ उड़ रहे फाइटर जेट्स के पायलट मेरी हरकतें देखकर दंग रह गए। उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि मैं इस बुरी तरह क्षतिग्रस्त एयरबस को किसी आम यात्री विमान की तरह नहीं बल्कि एक फाइटर जेट की तरह मोड़ रहा था। मैंने ऐसे खतरनाक एरियल मूव किए जिन्हें देखकर अनुभवी लड़ाकू पायलट भी हैरान रह गए। उनमें से एक तो चिल्ला उठा कि आखिर इस विमान के अंदर बैठा कौन है। उसे शक होने लगा कि शायद कोई विदेशी रिटायर्ड टॉप पायलट इस विमान को उड़ा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा डर उन्हें इस बात का था कि सामने बन रहे विशाल तूफानी बादलों को देखकर भी मैं पीछे हटने की बजाय सीधे उनके बीच से निकलने की तैयारी कर रहा था। उनके लिए यह पागलपन था, लेकिन मेरे लिए यही आखिरी
उम्मीद थी। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में बैठे अधिकारी भी मौसम के सैटेलाइट चित्र देखकर पूरी तरह घबरा चुके थे। उनके मुताबिक सामान्य हालत में भी कोई यात्री विमान ऐसे भयानक तूफान के बीच से गुजरने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं बिना हिचक सीधे उसी दिशा में बढ़ रहा था। कंट्रोल सेंटर के प्रमुख वांग त्यानियू ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि कुछ ही मिनटों में विमान दुर्घटना की खबर पूरे देश में फैल जाएगी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चेन यांग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने रेडियो पर मुझसे संपर्क करते हुए कहा कि चाहे मैं कोई भी हूँ, मुझे विमान में बैठे 100 से ज्यादा लोगों की जान के बारे में सोचना चाहिए और तुरंत रास्ता बदल लेना चाहिए। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार मैंने रेडियो पर जवाब दिया। मेरी आवाज इतनी ठंडी और दृढ़ थी कि कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। मैंने सिर्फ इतना कहा, चुप रहो। फिर सामने चमकती बिजली और काले बादलों को घूरते हुए बोला कि अगर सच में सब लोगों को बचाना है तो याद रखो कि इस वक्त इस विमान को सुरक्षित नीचे उतारने वाला सिर्फ मैं हूँ। लेकिन कंट्रोल टावर बार बार आदेश देता रहा कि मैं तुरंत रास्ता बदल दूं। उनके शब्दों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन मैं उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका था। मेरी नजर सिर्फ सामने मौजूद उस भयानक तूफानी क्षेत्र पर टिकी हुई थी। कॉकपिट की खिड़की से दिखाई देने वाला नजारा किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। सामने फैले काले बादल किसी राक्षस के खुले हुए जबड़े जैसे लग रहे थे। उनके अंदर बिजली की चमक लगातार सांपों की तरह लहरा रही थी और हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान मुझे निगल जाने के लिए तैयार बैठा हो। लेकिन हजारों युद्ध अभियानों का अनुभव रखने वाले मेरे लिए डरने का समय नहीं था। मेरे हाथ मजबूती से कंट्रोल स्टिक पर जमे हुए थे और मैं पूरी ताकत के साथ उसी मौत के दरवाजे की तरफ विमान को ले जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस रास्ते से निकल गया तो विमान में बैठे सभी लोगों की जिंदगी बच जाएगी और अगर जरा सी भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा था। लेकिन मैंने डरने के बजाय कंट्रोल स्टिक को आगे धकेल दिया। विशाल एयरबस A319 किसी तलवार की तरह सीधे उस मौत के बादल के अंदर घुस गया। उसी पल जहाज के अंदर अफरा तफरी मच गई। मेरे पुराने क्लासमेट शेन यान पागलों की तरह चिल्लाने लगे कि मैं सबको मार डालूंगा। लियो रुयान का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह पछतावे में डूब गई थी। उसे लग रहा था कि मैंने बदला लेने के लिए सबकी जान खतरे में डाल दी है। नीचे कंट्रोल टावर में बैठे डायरेक्टर वांग तियानियू ने जब रडार पर देखा कि फ्लाइट 8133 का सिग्नल सीधे लाल रंग के खतरनाक तूफानी इलाके में घुस गया है तो उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी। उसे लगा कि अब 100 से ज्यादा यात्रियों के बचने की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच हजारों मीटर ऊपर एक लड़ाकू विमान का पायलट हॉक अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे जहाज के पीछे पीछे उड़ रहा था ताकि अगर हादसा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि मेरा विमान किसी साधारण यात्री विमान की तरह नहीं बल्कि एक लड़ाकू विमान की तरह हर दिशा में अकल्पनीय हरकतें कर रहा था। भीषण अशांति के बीच मैंने विमान को साइड स्लिप कराया, फिर अचानक नाक ऊपर उठाकर बिजली की एक विशाल चमक से बाल बाल बचा लिया। पंखों के हल्के हल्के कंपन से मैं उन खतरनाक हवाओं का दबाव कम कर रहा था जो किसी भी समय पंखों को तोड़ सकती थी। हर मूवमेंट इतना सटीक था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी पायलट मौत के किनारे नाच रहा हो। हॉक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि मैं पागल नहीं हूँ और न ही आत्महत्या करने निकला हूँ। मैं जानबूझकर इस रास्ते से गुजर रहा था क्योंकि मुझे अपनी उड़ान पर पूरा भरोसा था। यह किसी नौसिखिए की हरकत नहीं थी बल्कि हजारों बार मौत का सामना कर चुके एक महान पायलट का कौशल था। उस जैसे जैसे विमान बिजली और तूफान के बीच आगे बढ़ता जा रहा था, हर किसी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह इंसान है कौन? जब सबको लग रहा था कि अब फ्लाइट बचना नामुमकिन है, तब मैं टिकाए रखने की कोशिश कर रहा था। वह तुरंत कंट्रोल रूम से चिल्लाकर बोला कि मैं कोई अपहरणकर्ता या सनकी नहीं हूँ, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे विमान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पहले से निराश बैठे अधिकारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग दंग रह गए। तभी रडार पर दिखा कि हमारा विमान सचमुच भयानक तूफानी इलाके को पार करके बाहर निकल आया था। सब लोग खुशी से उछल ही रहे थे कि उसी पल आसमान से निकली एक विशाल बिजली सीधे विमान के बाएं पंख पर गिर गई और बचा हुआ इंजन भी काले धुएं के साथ बंद हो गया। अगले ही पल कॉकपिट में हर तरफ अलार्म बजने लगे और कंप्यूटर लगातार चिल्लाने लगा कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। इंजन की आवाज पूरी तरह गायब हो गई और अब विमान सिर्फ हवा के सहारे ग्लाइड कर रहा था। कंट्रोल रूम में छाई खुशी अचानक मातम में बदल गई। मैंने शांत रहते हुए सारे तेज अलार्म बंद किए और रेडियो पर बहुत स्थिर आवाज में बताया कि फ्लाइट 8133 के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं और अब हमें बिना किसी ताकत के ग्लाइड करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। मेरी आवाज सुनकर कंट्रोल रूम के प्रमुख वांग त्यानियू का दिल बैठ गया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि पहाड़ी इलाके में बिना इंजन के उड़ता एयरबस A319 असल में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी से भरा हुआ एक विशाल ताबूत बन चुका था। वांग त्यानियू के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगने लगा कि अभी जो चमत्कार हुआ था वह भी अब बेकार साबित होने वाला है। उन्होंने कांपती आवाज में सेना को सबसे बड़े एयर क्रैश इमरजेंसी प्लान के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और एयरपोर्ट के सभी विभागों को संभावित मलबा संभालने की तैयारी करने को कहा। दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी आपातकालीन बैठक शुरू हो चुकी थी। कई सैन्य अधिकारी और बड़े बड़े विशेषज्ञ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि कोई भी इस हालात में विमान के बचने की उम्मीद नहीं कर पा रहा था। उसी बैठक के केंद्र में बैठे थे देश के सबसे सम्मानित और अनुभवी पायलटों में से एक, 4 पट्टियों वाले दिग्गज कप्तान ली झेनको। सफेद बालों वाले इस महान पायलट को पूरे देश के उड़ान जगत का सहारा माना जाता था। स्क्रीन पर लगातार बदलते आंकड़ों को देखते हुए उनकी आंखें गंभीर हो चुकी थीं। इतने सालों के अनुभव के बाद भी उन्होंने शायद ही कभी ऐसी स्थिति देखी थी जहां एक युवा लड़का पहले तूफानी बादलों को चीरकर विमान निकाल ले और अब दोनों इंजन बंद होने के बाद भी 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाने की आखिरी उम्मीद बना हुआ हो। पूरा देश सांस रोककर अगले चमत्कार का इंतजार कर रहा था। जब पूरी मीटिंग में मौजूद बड़े बड़े एक्सपर्ट और सैन्य अधिकारी 830 फ्लाइट के डेटा देख रहे थे, तभी दिग्गज पायलट ली झेनगुओ ने सारे आंकड़े और सामने फैले पहाड़ी इलाके का नक्शा देखकर भारी आवाज में कहा कि अब चमत्कार भी इस विमान को नहीं बचा सकता। उनके मुताबिक एयरबस
एयरबस A319 की ग्लाइडिंग क्षमता सीमित थी, जबकि आगे ऊंचे ऊंचे 6000 मीटर से भी बड़े पहाड़ खड़े थे। ऊपर से हाईलैंड की खतरनाक हवाएं और अस्थिर वातावरण किसी भी समय विमान को स्टॉल कर सकते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि विज्ञान और एरोडायनामिक्स के हिसाब से इस हादसे में बचने की संभावना शून्य है। यह सुनते ही पूरे कंट्रोल सेंटर में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबको पहले ही मौत का फैसला सुना दिया गया हो। उधर विमान के अंदर इंजन बंद होने के बाद फैली खामोशी और भी डरावनी थी। शेनयान पूरी तरह टूट चुका था। वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए कॉकपिट की तरफ भागा और मुझे दोष देने लगा कि मैंने सबकी जान ले ली है, लेकिन सुरक्षा अधिकारी यूलिन ने उसे पकड़कर जमीन पर दबा दिया। वहीं लियू रुयान सीट पर सिमटी बैठी थी और आखिरी पल तक यही सोच रही थी कि यह सब मेरी बदले की भावना का नतीजा है। उसे लग रहा था कि अगर उसने मुझसे रिश्ता न तोड़ा होता और विमान में मुझे अपमानित न किया होता तो शायद यह सब न होता। मौत सामने दिख रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसी बीच ली जेनगुओ की अंतिम सलाह भी कंट्रोल टावर तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अब किसी चमत्कार की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और क्रू को, यात्रियों को मानसिक रूप से तैयार करके अंतिम टक्कर से पहले सुरक्षा प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनकर टावर के अधिकारी वांग तियान्यू का दिल बैठ गया। इतने वर्षों के अनुभव के बावजूद उनके हाथ कांप रहे थे। वो जानते थे कि यह आदेश सुनाना मतलब 128 लोगों को यह बता देना था कि अब उनका अंत करीब है, लेकिन पेशेवर तौर पर यही सबसे सही फैसला माना जा रहा था। इसलिए भारी मन से उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और 843 फ्लाइट से संपर्क करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वांग तियान्यू बोलने वाले थे, अचानक वायरलेस चैनल में एक ठंडी और मजबूत आवाज गूंजी, सब लोग शांत हो जाओ। ये आवाज मेरी थी। एक पल में सारे शोर, सारी बहस और हर चैनल पर चल रही अफरा तफरी थम गई। चाहे कंट्रोल टावर हो, एक्सपर्ट मीटिंग हो या विमान के अंदर बैठे यात्री, सबकी सांसें जैसे रुक गईं। जिस समय पूरी दुनिया इस उड़ान को मौत का फरमान सुना चुकी थी, उसी समय मैंने अपनी आवाज से सबको रोक दिया, मानो अभी कहानी खत्म नहीं हुई हो और मेरे पास आखिरी दांव अभी बाकी हो। मैंने बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम लोगों की किताबें अब पुरानी हो चुकी हैं। आज मैं पूरी दुनिया को असली उड़ान का मतलब सिखाऊंगा। मेरी बात सुनकर सभी एक्सपर्ट मुझे पागल समझने लगे, लेकिन अगले ही पल मैंने विमान का रुख एयरपोर्ट की तरफ नहीं बल्कि बगल के विशाल पहाड़ की तरफ मोड़ दिया। कंट्रोल रूम में बैठे लोग चीख पड़े कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। जैसे ही विमान पहाड़ से टकराने वाला था, मैंने अचानक कंट्रोल स्टिक को झटका दिया। विशाल एयरबस A319 पहाड़ की धार को छूते हुए मुश्किल से 10 मीटर की दूरी से निकल गया। इतनी नजदीक से गुजरने पर विमान के निचले हिस्से और चट्टानों के बीच से चिंगारियां तक निकल पड़ी। साथ उड़ रहे लड़ाकू विमान के पायलट भी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। लेकिन उसी समय एक अजीब चमत्कार हुआ। विमान की ऊंचाई गिरने की रफ्तार अचानक थोड़ी धीमी हो गई, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे सहारा दे दिया हो। उधर राष्ट्रीय एविएशन मीटिंग में बैठे महान पायलट ली जेनगुओ अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह चीख पड़े, ये आत्महत्या नहीं है, ये पहाड़ी हवा के ऊपर उठने वाले प्रवाह का इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें समझ आ गया कि मैं पहाड़ से टकराने नहीं बल्कि उससे टकराकर ऊपर उठने वाली हवा की ताकत का फायदा उठा रहा हूँ। यह तकनीक सिर्फ सिद्धांतों में पढ़ी जाती थी, लेकिन किसी ने इसे असल जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बिना इंजन वाले विमान को पहाड़ों और घाटियों की हवाओं के सहारे ऐसे चला रहा था जैसे कोई सर्फर समुद्र की लहरों पर सवारी करता है। अब सभी के चेहरे पर निराशा की जगह हैरानी और उम्मीद दिखाई देने लगी। ली जेनगुओ कांपती आवाज में बोले कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह समझ चुके थे कि मैं मौत से भाग नहीं रहा, बल्कि प्रकृति की ताकत को हथियार बनाकर उस बेदम विमान को दोबारा ऊर्जा दे रहा हूँ। जिस विमान को कुछ मिनट पहले उड़ता हुआ ताबूत माना जा रहा था, वही अब एक ऐसे चमत्कार का हिस्सा बन चुका था जिसे देखकर पूरी दुनिया के पायलटों की सोच बदलने वाली थी। इतने भारी एयरबस A319 को बिना इंजन के उड़ते देख महान पायलट ली जेनगुओ खुद सन्न रह गए। उन्होंने कांपते हाथों से कागज पर हवा की रफ्तार, एंगल और ऊंचाई का हिसाब लगाना शुरू किया, लेकिन जितना ज्यादा वह गणना करते उतना ही डर जाते, क्योंकि ऐसा कारनामा इंसानी सीमाओं से बाहर था। उसी समय मैं उस विशाल विमान को किसी ग्लाइडर की तरह उड़ाते हुए बर्फीले पहाड़ों के बीच मौत से खेल रहा था। कभी दो पहाड़ों के बीच तेजी से नीचे गोता लगाता, फिर घाटी की हवा का सहारा लेकर दोबारा ऊपर उठ जाता। हर बार मैं मौत के मुंह से कुछ मीटर और कुछ सेकंड चुरा रहा था और इस तरह धीरे धीरे विमान को आगे बढ़ा रहा था। रडार स्क्रीन पर फ्लाइट 8133 की सीधी लाइन अब जिगजैग आकार में बदल चुकी थी। साथ उड़ रहे फाइटर जेट के पायलट हॉक की हालत तो और भी खराब थी। वह अपनी ड्यूटी भूल चुका था और बस मेरी हर हरकत देखकर चीखते हुए रिपोर्ट दे रहा था। वह घाटियों की हवा का इस्तेमाल कर रहा है, अब गर्म हवा के बहाव से ऊंचाई बढ़ा रहा है। उसकी गणना तो हमारी मशीनों से भी 100 गुना ज्यादा सटीक है। उधर विमान के अंदर लगातार झटकों से लोग परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखकर उन्हें एहसास हुआ कि विमान सीधे नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि पहाड़ों के बीच सुरक्षित रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। लोगों के दिलों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। कुछ देर बाद कंट्रोल टावर में बैठे अधिकारियों ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि फ्लाइट 8133 पहाड़ी इलाके से बाहर निकल चुकी है। अब विमान 3000 मीटर की ऊंचाई पर था और एयरपोर्ट सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। तभी मैंने रेडियो पर शांत आवाज में कहा, फ्लाइट 8133 ब्लाइंड लैंडिंग की अनुमति चाहता है। जमीन की हवा की दिशा और गति बताइए। मेरी बात सुनकर सब लोग फिर से हैरान रह गए, क्योंकि बिना इंजन के सिर्फ उपकरणों के सहारे लैंडिंग करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन सबने तुरंत मुझे जरूरी जानकारी देनी शुरू कर दी। कॉकपिट में मैंने आखिरी हाइड्रोलिक ताकत और गुरुत्वाकर्षण के सहारे लैंडिंग गियर खोल दिया। नीचे रनवे के दोनों तरफ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और सैकड़ों लोग सांस रोके आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी काले बादलों के बीच से वह विशाल एयरबस A319 बिल्कुल खामोशी से बाहर निकला। उसका संतुलन इतना परफेक्ट था कि सबकी धड़कनें रुक गईं। अगले ही पल रनवे पर टायरों के जमीन से रगड़ खाने की तेज आवाज गूंजी और पूरी दुनिया उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाली थी, जिसे शायद आने वाली पीढ़ियां भी एक किंवदंती की तरह याद रखने वाली थी। पहियों के रनवे को छूते ही एक तेज चीख जैसी आवाज पूरे एयरपोर्ट में गूंज उठी। बिना इंजन वाली वो एयरबस A319 अपनी बची हुई रफ्तार के सहारे रनवे पर
आगे फिसलती रही और आखिरकार सबकी आंखों के सामने बिल्कुल सुरक्षित रुक गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ ऐसी खामोशी छाई रही जैसे किसी को यकीन ही ना हो रहा हो कि यह सच है। लेकिन अगले ही पल पूरा कंट्रोल टावर, रनवे और विमान के अंदर बैठे लोग खुशी से फूट पड़े। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। अभी कुछ मिनट पहले जो लोग मौत का इंतजार कर रहे थे वे अब जिंदा होने की खुशी में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही भाव था, चमत्कार हो गया था। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, नीचे पहले से मौजूद अधिकारी, डॉक्टर, पत्रकार और बचाव दल के लोग बेसब्री से उस महान पायलट को देखने लगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। सबको उम्मीद थी कि बाहर कोई उम्रदराज, अनुभवी और सफेद बालों वाला दिग्गज पायलट निकलेगा, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला इंसान देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। वह तो एक साधारण कपड़ों में खड़ा, अभी अभी स्कूल से निकला सा दिखने वाला नौजवान था। मैं शांत चेहरे के साथ धीरे धीरे नीचे उतरा और सामने खड़ी हजारों निगाहों का सामना करने लगा। तभी एक सरकारी मीडिया की महिला रिपोर्टर खुद को रोक नहीं पाई। वह सुरक्षा घेरा तोड़कर मेरे सामने पहुंची और कांपती आवाज में वही सवाल पूछ बैठी जो पूरे देश के मन में था। आखिर आप हैं कौन? ये सवाल लाइव प्रसारण के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह बस मेरी ही चर्चा होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, अचानक कई काली लग्जरी गाड़ियों का काफिला तेजी से एयरपोर्ट पर आकर रुका। दरवाजे खुलते ही खड़े चेहरे वाले कई लोग बाहर निकले और उनके बीच सबसे आगे एक लंबी, बेहद खूबसूरत लेकिन ठंडी आभा वाली महिला थी। उसका नाम था किन शुयान। वह सीधे एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी के पास गई और एक गहरे लाल रंग का विशेष पहचान पत्र दिखाया। जैसे ही अधिकारी ने उस पर बने सुनहरे चिन्ह और शब्द देखे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना किसी देरी के आदेश दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का विशेष मिशन है, इस व्यक्ति को अब हम अपने संरक्षण में लेते हैं। अगले ही पल किन शुयान और उसकी टीम ने मेरे और मीडिया के बीच एक मजबूत मानव दीवार खड़ी कर दी। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। दो काले सूट पहने लोग मुझे सम्मान के साथ लेकिन बिना कोई विकल्प दिए सीधे काली गाड़ी तक ले गए और मैं कुछ ही सेकंड में वहां से रवाना कर दिया गया।